हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। आज क्लास नंबर 9 है हमारी। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत जो कला प्रारूप हम पढ़ रहे हैं, इस कला प्रारूप में आज हम क्षेत्रीय चित्रकला का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्षेत्रीय चित्रकला का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रीय कलाओं को हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें मधुबनी चित्रकला जो कि एक मुख्य चित्रकला थी, जहां से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हमने पढ़ी थी। आज की इस क्लास में हम कुछ और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है क्षेत्रीय चित्रकलाओं में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो करते शुरुआत। सबसे पहली जो चित्रकारी है, जो चित्रकला है, वह है हमारी कलमकारी चित्रकला। एग्जामिनर देखो स्टूडेंट, आप ये ध्यान रखो कि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे ना, 99% चांस जो है यहाँ से प्रश्न बनने के, वो ऐसे स्वरूप में है कि एग्जामिनर जो है इन कलाओं का, इन चित्रकलाओं का जो प्रचलित क्षेत्र है ना, वो आपसे पूछेगा। जैसे एमपीपीएससी ने पहले भी पूछा है कि भाई मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो सेम उसी तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि कलमकारी चित्रकला किस क्षेत्र में प्रचलित है, कलमकारी चित्रकला किस क्षेत्र की चित्रकला है, किस राज्य की चित्रकला है। इस टाइप के प्रश्न होने के ज्यादा चांस है, मतलब 99% चांस तो यही है कि इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। मात्र 1% चांस बनता है जहां एग्जामिनर थोड़ा डीपली जाकर आपसे प्रश्न कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का एग्जाम का स्वरूप है, जिस प्रकार की हम परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें यहाँ से प्रश्न संभावित इसी प्रकार के बनते हैं। तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फालतू की चीजें पढ़ ले जिनका एग्जाम में कोई महत्व और मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रचलित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ तमिलनाडु में भी यह चित्रकला जो है वो प्रचलित है ना। तो कलमकारी चित्रकला किस क्षेत्र में प्रचलित है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, आपका जो उत्तर होगा वह होगा आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो। ज्यादातर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ही आपको मिलेगा। अब यह जो कलमकारी चित्रकला है, इसके विषय में यदि हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो यह हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है ना। रंगीन ब्लॉक बनाए जाते हैं, है ना, और सूती कपड़ा लिया जाता है। पूरी प्रोसेस रहती है कि भाई उसको गोबर में गलाते हैं, सुखाते हैं, है ना, पूरा कपड़े को सॉफ्ट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, रंगीन ब्लॉक से छपाई करके चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में नहीं जाना, आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर कलमकारी चित्रकला में चित्र बनते हैं। कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए हैं, है ना। जैसे हमने मधुबनी के भी दो स्वरूप देखे थे, तो उसी प्रकार से कलमकारी के भी दो रूप हैं। प्रथम है मछलीपट्टम मछलीपट्टनम कलमकारी, एवं दूसरी है श्री कला हस्ती कलमकारी, है ना। इन दोनों में थोड़ा कला को लेकर वेरिएशन है, तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग रूपों में मानते हैं, है ना। तो एक है मछलीपट्टनम कलमकारी, दो ब्रांचेस आप बोल सकते हो, है ना, और दूसरी है श्री कला हस्ती कलमकारी, है ना। तो कलमकारी जो है ये दो स्वरूपों में, दो अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, तो वो दोनों नाम हमने देखे, और मुख्य रूप से जो है यह आंध्र प्रदेश में होती है। और कुछ इस प्रकार के चित्र जो है वो कलमकारी चित्रकला में बनते हैं। मुख्यतः जो हिंदू देवी देवता हैं, जो कथाएं हैं, पेड़ पौधे जंतु, इनके चित्र जो हैं इस कलमकारी चित्रकला में जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कलमकारी चित्रकला के विषय में आपको ये फैक्ट्स जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पट चित्रकला। पट चित्रकला या पट्ट चित्रकला, तो जब भी एग्जामिनर प्रश्न करे आपसे कि पट चित्रकला या पट्ट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन में या तो उड़ीसा होगा या बंगाल होगा। ज्यादातर ऑप्शन में आपको उड़ीसा ही मिलेगा। उड़ीसा और बंगाल जो कि पास पास में ही क्षेत्र हैं पूरे, है ना। तो राज्य तो ये अब बन गए, लेकिन जब ये चित्रकलाएं भारत में थी तब पूरा एरिया एक ही हुआ करता था। इसलिए वर्तमान में हमें उड़ीसा के साथ साथ बंगाल में भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। बाकी ये मुख्य रूप से उड़ीसा की चित्रकला है। कौन सी? पट्ट चित्रकला, है ना। तो पट्ट चित्र ये कैनवास पर की जाने वाली एक चित्रकारी है ना। कलमकारी सूती वस्त्र पर की जाती है, जबकि पट्ट चित्रकला जो है वो कैनवास पर बनाई जाती है।
ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से अधिक प्रेरित है। मतलब जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, जो उड़ीसा में सर्वमान्य है, जो सबसे ज्यादा पूजे और माने जाते हैं, तो उन भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग जो है सबसे ज्यादा इस पट्ट चित्रकला में की जाती है। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ये भगवान जगन्नाथ की चित्रकारी जो की गई है ये कैनवास पर की गई है ना। ये पूरी पट्ट चित्रकला है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं, अन्य जो कथाएं हैं उनके भी चित्र जो हैं इस पट्ट चित्रकला में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पट्ट चित्रकला में आपको याद रखना है उड़ीसा की एक फेमस चित्रकारी है यह पट्ट चित्रकला। नेक्स्ट हम बात करते हैं फड़ चित्रकला, है ना। एग्जामिनर पूछेगा फड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर होगा फड़ चित्रकला का जो संबंध है वह है राजस्थान से, है ना। फड़ या फिर फाड़, फड़ या फिर फाड़, है ना। तो फड़ या फाड़ याद रखना है। राजस्थान में क्या होता है जनरली, मतलब बहुत सारे कागज हो, या मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि अ, आप इस तरह से समझ ले, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेपर है ना, और उस पेपर पे आपने कुछ लिखा है ना, 2 5 10 शब्द उस पे लिखे हैं। अब मान लीजिए कि कोई पेपर का पूरा एक सेट है जिसमें बहुत सारे पेपर साथ में चिपके हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है। तो जनरली राजस्थान में जो है ना उसको पूरी फड़ की फड़ बोला जाता है कि भाई ये क्या है, पूरी फड़ की फड़, है ना। तो भी कोई राजस्थान से रिलेटेड कोई हो ऐसा, है ना, जो राजस्थान से, तो उससे आप पूछ सकते हो कि भाई ये जो फड़ शब्द का मतलब होता है ये क्या होता है ना। तो जैसे मतलब बहुत लंबा कोई पेपर है ना, जिसपे बहुत सारी चीजें लिखी, तो बोलते पूरी फड़ की फड़ है ना। ये फड़ शब्द जो है ना जनरली उस वे में बोला जाता है ना। तो फड़ चित्रकला में भी पूरी एक फड़ बनती है। फड़ मतलब एक बहुत बड़े साइज का पेपर होता है, पूरी एक फड़ होती है जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है ना। तो फड़ चित्रकला जिसका प्रचलन क्षेत्र या प्रचलित क्षेत्र है राजस्थान और मुख्यतः भीलवाड़ा में। अब फड़ पेंटिंग में या फाड़ पेंटिंग में क्या होता है कि इसमें एक बड़े कैनवास, मैंने कहा ना एक बड़ा सा पेपर लिया जाता है, तो बड़े कैनवास या कपड़े के टुकड़ों पर ये पेंटिंग जो है बनाई जाती है, जो पोर्टेबल मंदिरों के रूप में काम करती है और जो पूजनीय देवताओं की कहानियां बताती है, विशेष रूप से देवनारायण, पाबूजी राठौर की वीरता की गाथा आदि। मतलब क्या किया जाता है, पूरा बड़ा सा एक कपड़ा लिया जाता है या कैनवास लिया जाता है, पेपर लिया जाता है, और उसके ऊपर क्या है, जैसे देवनारायण है राजस्थान के जो प्रचलित देवता है, मान्य देवता है, तो जो देवनारायण जी हैं उनका फोटोज होता है, और उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उन सबके भी उसमें फोटोज बने होते हैं। पूरी एक ऐसी फड़ की फड़ होती है ना। जनरल वे में, मतलब जनरली राजस्थान में इसको इस तरह से बोला जाता है, पूरी एक फड़ होती है ना, जिसमें मतलब फड़ मतलब एक बहुत बड़ा पेपर होता है, बहुत बड़ा कैनवास होता है, पूरी फड़ की फड़, जिसमें क्या होता है कि ये चित्र जो है पूरे बने होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं फड़ चित्रकला, है ना। उस पे पूरा उनका जीवन काल जो है वो दर्शाया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, उन चित्रों को सामान्य रूप में घरों में नहीं रखते हैं। उन चित्रों को जैसे कहीं दीवार पर लगा दिया, और दीवार पर लगाने के बाद उन चित्रों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उन चित्रों को देवताओं के रूप में स्वीकार करके उनकी पूजा की जाती है ना। त्योहारों पर फिर उन चित्रों को बदला भी जाता है, और जो पुराने चित्र हैं उन्हें कहीं कुएं, तालाब, बावड़ी में प्रवेश कर दिया जाता है, और फिर उनकी जगह जो है वो नया चित्र लगा दिया जाता है, नया फड़ लगा दिया जाता है ना। तो फड़ चित्रकला जो है वो पोर्टेबल मंदिरों के रूप में भी पूजनीय है, स्वीकार की जाती है ना। कुछ इस प्रकार की होती है ये फड़ चित्रकला। आप देख सकते हैं कि पूरी एक फड़ है ना, पूरा मतलब एक बहुत बड़ा कैनवास है ना। तो हो सकता है इस 2 4 फीट का कैनवास हो पूरा, है ना, और उसके ऊपर उसके ऊपर आप देख सकते हैं, है ना, पूरा उनका जीवन जो है वो दर्शाया गया है। जीवन की अलग अलग घटनाओं को यहाँ पर उल्लेखित किया गया। ये तो एक चित्र है, और भी ऐसे बहुत सारे चित्र जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है फड़ चित्रकला, जो कि राजस्थान की एक फेमस चित्रकला है। नेक्स्ट है वर्ली या वारली चित्रकला, है ना। वर्ली या वारली चित्रकला जो है इसका जो प्रचलन क्षेत्र है वह है महाराष्ट्र। एग्जामिनर पूछेगा वर्ली चित्रकला किस क्षेत्र में या किस राज्य की इससे संबंधित है, वर्ली या वारली चित्रकला, तो आपको उत्तर होगा महाराष्ट्र में। वारली चित्रकला की शैली भीमबेटका की शैल गुफाओं के चित्रकला के समान है। हमने इसी सीरीज में भीमबेटका की चित्रकला पर भी बात की थी।
तो जो भीमबेटका की चित्रकलाओं की जो शैली है, भीमबेटका में जो चित्र बने हैं, मतलब जिस प्रकार से चित्र बने हैं, उसी प्रकार के चित्र इस वारली चित्रकला में भी देखने को मिलते हैं, है ना। भीमबेटका में जो चित्र बने हैं ना, मतलब जिस प्रकार से चित्र बने हैं, उसी प्रकार के चित्र इस वारली चित्रकला में भी देखने को मिलते हैं। वारली कला का संबंध वारली जनजाति से है। महाराष्ट्र की एक जनजाति है वारली, है ना, जो मुंबई जिले के उत्तर सीमा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये वारली जनजाति इस चित्रकारी को करती है, इसलिए इसको वारली चित्रकला कला बोलते हैं। और इसकी जो विशेषता है वो ये याद रखना है कि भीमबेटका की चित्रकारी से ये मैच होती है। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, है ना, कैसे रेखाएं बनाकर चित्र बने, है ना। देखो आप, जैसे यहाँ कोई जानवर इन्होंने बनाया, तो ऐसे रेखाओं के द्वारा उस जानवर को दर्शाया गया है ना। ऐसे रेखाएं बनाकर, है ना, इस टाइप से देखो उस जानवर को दर्शाया है ना। इस टाइप से रेखाओं के माध्यम से उस जानवर को दर्शाया। और कुछ इसी प्रकार की चित्रकला शैली हमें जो है वो भीमबेटका में भी देखने को मिलती है, जहां पर ऐसी रेखाओं का यूज करते हुए चित्रकारी की गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको भीमबेटका से मिलती जुलती चित्रकला बोलते हैं। आदिवासी चित्रकला है, और आप सब जानते हैं कि आदिवासियों का जो पूरा कल्चर है वो बहुत प्राचीन है ना, बहुत पुराना है ना। तो हो सकता है कि जो भीमबेटका की जो शैली रही हो, वही शैली या उसी टाइप की शैली जो है इस जनजाति ने भी एडॉप्ट की हो, या इस जनजाति का भी ये एक जो है पूरा विरासत, इस जनजाति को ये शैली पूरी विरासत में मिली हो, और आज भी जो है ये जनजाति इस विरासत को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये वारली चित्रकला है जो महाराष्ट्र की है, बड़ी फेमस है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं काली घाट चित्रकला। तो काली देवी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो काली घाट चित्रकला जो है ये कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में प्रचलित है। और इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय की जो पारंपरिक किंवदंतियां थी, है ना, किंवदंतियां जो थी, किंवदंती क्या होती है वो भी आप समझ लो, है ना, क्योंकि ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, जैसे कहानी, किंवदंती, है ना, तो कथा, तो इनमें अंतर क्या होता है वो समझ लो। तो देखो, कहानी का मतलब कोई भी कहानी सुनी, अब आपको विश्वास करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। ठीक है। किंवदंती का मतलब वो होता है कि किंवदंती कहानी ही होती है, कथा ही होती है, लेकिन ऐसी कथा या ऐसी कहानी होती है जिस पर जनता बिल्कुल विश्वास करती है, लेकिन उसके संबंधित कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है ना। मतलब जो कहानी मैंने आपसे कही, जनता उस पर पूरा विश्वास करती है, लेकिन ये सत्य है या नहीं इस चीज के कोई प्रमाण नहीं है, तो जनरली उसको किंवदंती बोला जाता है। तो जो प्राचीन किंवदंतियां रही हैं जिसमें आम जनता विश्वास करती है उन कहानियों पर, उन कथाओं पर, है ना, तो वो जो किंवदंतियां हैं उनके पात्रों का चित्रण जो है हमें विशेषतः इस चित्रकला में देखने को मिलता है। ठीक है, इस चित्रकला में हमें उन सारी चीजों का चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। तो कालीघाट चित्रकला, है ना, तो कुछ इस प्रकार की ये चित्रकला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, देवी काली का चित्र बना है। यहाँ पर हनुमान जो है वो रावण से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार का चित्र बना है। यहाँ पर देवी को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया गया है। तो कुछ इस प्रकार की चित्रकारी की जाती है कालीघाट चित्रकला में, जहाँ हिंदू देवी देवता तथा जो पारंपरिक किंवदंतियां हैं उनके चित्र जो हैं इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की ये चित्रकला है। नेक्स्ट हम बात करें पटना, ये कंपनी चित्रकला। देखो, कंपनी मतलब इससे ही समझ में आता है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उससे संबंधित होगी। तो कंपनी शैली को ही पटना चित्रकला कहते हैं। यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है। अब पढ़िएगा आगे। जो भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे जो ब्रिटिश लोग थे, उनकी पसंद के आधार पर ये कला जो है वो विकसित हुई थी। यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई, और बाद में ब्रिटिश व्यापार के अन्य केंद्र बनारस, दिल्ली, लखनऊ व पटना तक पहुंच गई। पटना में बहुत फेमस हुई, जिसके कारण इसको जो है पटना चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मतलब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपने लिए पुस्तकें चित्रित करवाई, है ना, भारत की स्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने अपने लिए पुस्तकें चित्रित करवाई, है ना, जिसमें यूरोपीय शैली का मिश्रण था, है ना। तो उस शैली को जनरली हम जो है कंपनी चित्रकला या पटना शैली बोलते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार के चित्र जो है वो बने होते थे, है ना। पुस्तकें बनती थी ऐसे चित्रों की, है ना। आप पूरा देख सकते हो उस समय का भारतीय समाज
किस प्रकार से यह किसान जो है काम कर रहा है पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्कनी चित्रकला। तो देखो स्टूडेंट, दक्कनी चित्रकला कैसी चित्रकला है? लघु चित्रकला है ना। अभी तक हमने जितनी भी चित्रकला देखी है ना, ये सारी की सारी लघु चित्रकलाएं ही हैं। तो दक्कनी चित्रकला लघु चित्रकला पद्धति जो बहमनी सल्तनत, आप पढ़ेंगे इतिहास में, बहमनी सल्तनत के बहमनी दरबार में विकसित हुई और बाद में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा की रियासतों में विकसित हुई और इसे मिलाकर हम दक्कनी चित्रकला कहते हैं, है ना। मतलब जो दक्कन का क्षेत्र था, उस दक्कन के क्षेत्र में जो सल्तनतें थी, जो रियासतें थी, खासकर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इनमें ये विकसित हुई थी। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न करे कि दक्कनी चित्रकला किन रियासतों में विकसित थी, तो अहमदनगर ऑप्शन में हो सकता है, बीजापुर हो सकता है, गोलकुंडा हो सकता है, याद रखना है। 1570 का नुजुम उल उलम का जो पहला दक्कनी चित्रकला का चित्र है, मतलब जो है वो बताया जाता है। मतलब 1570 में जो नुजुम उल उलूम ने का जो पहला मतलब जो चित्र है, वो पहला दक्कनी चित्रकला का चित्र बताया जाता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार के चित्र जो है इसमें बने होते थे। भव्य दरबारों के चित्र बने होते थे, है ना। जो भव्य दरबार हैं, उन भव्य दरबारों को, आसमानों को, राजा रानियों को, है ना, इस प्रकार से इनमें दर्शाया जाता था। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी चित्रकला। तो देखो पहाड़ी चित्रकला भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, उनमें यह विकसित थी। जैसे पंजाब, गढ़वाल, उत्तराखंड वाला एरिया और जम्मू की जो पहाड़ी रियासतें थी, उनमें यह चित्रकला पनपी, जिसको पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इस चित्रकला शैली को प्रारंभ में जम्मू कलम भी कहा जाता था। कभी एग्जामिनर पूछे जम्मू कलम चित्रकला, अर्थात की पहाड़ी चित्रकला की ही बात हो रही है। और इस चित्रकला की जो विषय वस्तु थी वो थी सुंदर दरबार, प्रकृति के चित्र जिसमें खुला आसमान, पेड़ पौधे, है ना, पशु पक्षी और जो प्राचीन कथाएं हैं, उन सबको विषय वस्तु के रूप में लेकर चित्र बनते थे। और चेहरे जो है वो जनरली एक चश्मा होते थे। एक चश्मा मतलब कि जिसमें आधा फेस ही आपको दिखे, है ना, एक साइड का फेस ही चित्रों में दिखे, उसको जनरली एक चश्मा बोलते हैं। ये पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ इस प्रकार के चित्र जो है इसमें बने होते थे। आप देख सकते हैं कैसे एक दरबार, पशु पक्षी, खुले आसमान, प्रकृति को इन चित्रों में दर्शाया गया है। थोड़ी शैली जो है, रंग जो है थोड़े आपको अलग देखने को मिलेंगे अन्य चित्रों से, है ना। अन्य जो चित्रकलाएं देखिए, उनमें जो रंग थे और इनमें जो रंग है, उनमें आप अंतर देख सकते हो किस प्रकार से आपको एक अलग ही आकर्षण देखने को मिलेगा इस चित्रकला में। नेक्स्ट हम बात करें नाथ द्वारा चित्रकला। तो नाथ द्वारा चित्रकारी जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में विकसित हुई, है ना। और नाथ द्वारा शैली चित्रकला की जो मेवाड़ की शैली है, उसी की एक उपशैली है ना। और इसकी भी कई उपशैलियां हैं, जिनमें पिछवाई चित्रकला जो है वो सबसे लोकप्रिय है। मेरा यहाँ पर बताने का जो उद्देश्य है वो था पिछवाई चित्रकला। एग्जामिनर अगर पूछे कि पिछवाई चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, आप उत्तर लगाइएगा राजस्थान, है ना। नाथ द्वारा पूछेगा तो बच्चे आसानी से लगा देंगे, क्योंकि सब जानते हैं अक्सर कि लगभग लगभग सभी जानते हैं कि नाथ द्वारा जो है वो कहाँ है। तो बच्चा आसानी से राजस्थान को चूज कर लेगा। लेकिन जब वो पिछवाई चित्रकला बोलेगा, है ना, मेवाड़ कहेगा तो भी बच्चा राजस्थान लगा देगा। लेकिन जब वो पिछवाई कहेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पिछवाई चित्रकला का रिलेशन जो है वो राजस्थान से है, याद रखिएगा। और इस पिछवाई जो है वो जटिल चित्र हैं, जिनमें भगवान कृष्ण को चित्रित करते हैं। एक बड़े से कपड़े पर एक कलाकार द्वारा कड़प लगाकर उसे सुखाकर फिर उस कपड़े पर चित्र बनाया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे हल्दी को पीसकर येलो कलर बना लिया, है ना। इस टाइप से जो है वो कलर बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से। और उन कलर का यूज किया जाता है किसमें, इन चित्रों को बनाने में। कपड़े पर कड़प लगाकर, है ना, कपड़े को बिल्कुल हार्ड कर लिया जाता है और फिर उस पर जो है ये चित्रकारी की जाती है। और इस प्रकार के चित्र जो है आपने कई जगह पर लगे हुए देखे भी होंगे। ये पिछवाई शैली का ही चित्र है, जो नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत आती है, पिछवाई शैली, है ना। तो याद रखेगा, नाथ द्वारा शैली या पिछवाई शैली एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट हम बात करें सिख चित्रकला, कहाँ पर फेमस थी, तो आप सब जानते हैं पंजाब। लेकिन एग्जामिनर इतना सरल क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा, वो सीधा सीधा सिर्फ ये कह दे कि सिख चित्रकला किस राज्य में थी। वो ऐसा नहीं कहेगा, वो यूं पूछेगा कि सिख चित्रकला की शुरुआत
किस राजा के समय से हुई है ना, प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा। तो सिख चित्रकला की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के समय पे हुई थी, है ना, जो कि कला के उदार संरक्षक माने जाते हैं। इन्होंने अमृतसर के अद्भुत स्वर्ण मंदिर की दीवारों और पैनलों को सजाने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया था। इस प्रकार सिख पेंटिंग की कहानी की शुरुआत हुई। मतलब महाराजा रणजीत सिंह ने जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर की दीवारों को, पैनल को सजाने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया था, और उन चित्रकारों ने जो चित्रकारी की, वहीं से शुरुआत हुई सिख चित्रकला की। तो ये प्रश्न यहाँ से बनेगा जो आपको याद रखना है। और कुछ इस प्रकार के चित्र जो है वो सिख चित्रकला में बनते हैं। जो सिख गुरु रहे हैं, उन सिख गुरुओं के चित्र जो हैं इस सिख चित्रकारी में बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्षेत्रीय चित्रकलाओं को पढ़ा, जहां से प्रश्न जो है वो परीक्षक पूछता है, एग्जामिनर द्वारा जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। जनरली प्रश्न जो है वो लोकेशन को लेकर ही बनते हैं कि आखिर में मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है, पिछवाई चित्रकला किस राज्य की है, कलमकारी, काली घाट, पट चित्रकला, फड़ चित्रकला, है ना, इस टाइप से एग्जामिनर जो है वो प्रश्न करेगा। तो हम जो शुरू हुए थे प्राचीन भारत की चित्रकारी कला से लेकर, तो अभी आधुनिक युग में जो भी फेमस चित्रकलाएं हैं उनको हमने पढ़ा। यहाँ पर मैंने हमारे मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो भी कुछ फेमस चित्र बनाते हैं, उनको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उनको हम मध्य प्रदेश की कला में वैसे ही पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे पिथौरा हो गया या गोंड चित्रकला होगी, उनको हम वैसे भी देखने वाले हैं, तो उसको यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, बाकी अगर हम वहां नहीं पढ़ते तो हम उनको भी यहाँ इंक्लूड करते, लेकिन हम जब ऑलरेडी वहां पढ़ेंगे ही सही, या आप वहां ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, तो फिर यहाँ पर क्यों हम एक ही चीज को दो बार पढ़े। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चित्रकारों की। भारत में जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं, है ना, हालांकि सिलेबस से अलग पार्ट है। सिलेबस कहता है भारत की सांस्कृतिक विरासत, है ना, हालांकि चित्रकार भी हमारी विरासत ही है ना। तो हमें अगर उस वे में बात करें तो ये चीजें सफिशिएंट हैं, लेकिन प्रमुख चित्रकारों से प्रश्न पीएससी में आए हैं। आप चाहें तो पुराने पेपर उठाकर देख लें, पीएससी ने बहुत घुमा घुमा कर चित्रकारों से प्रश्न पूछे हैं, है ना। और चित्रकारों से, चित्रकला से प्रश्न तो है, प्रश्न तो पीएससी पूछता ही है ना। इसीलिए हम इस टॉपिक पर इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि पीएससी की का पसंद का टॉपिक है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में भारत के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे, जिसमें भारत के कुछ प्रमुख चित्रकार होंगे और उनकी कुछ विशेषता, उनकी कुछ क्वालिटी, उनको कुछ इनाम मिला, पुरस्कार मिला, उन सबको हम पढ़ेंगे, और है ना। और ये नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है भारत में चित्रकला जो है खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारत में वास्तुकला, है ना, स्थापत्य कला, जिसमें हम भारत की जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है उन सांस्कृतिक विरासतों को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे एक या दो क्लास में हम उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दें, है ना। और आने वाली बहुत जल्दी हम जो है इन क्लासेस को जो है, मतलब इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम से तो हम लगभग 15 दिन पहले ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे, आप निश्चिंत रहें। अ, अ, आगे जो है चीजें अब उतनी अ, ज्यादा नहीं है, मतलब है ना, मतलब रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ चीजों को क्या है, मतलब रटना है। जैसे ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है ना, इस टाइप से जो मंदिर वगैरह है तो उनकी लोकेशंस को आपको रटना है। अब उसमें क्या समझना, है ना, लाल किला जो है वो दिल्ली में, अब उसमें क्या समझना, है ना। अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको समझाए पूरा कि भाई ताजमहल जो है आगरा में है, तो इसमें ये समझो, है ना। बस उनको तो आपको क्या है कि स्टूडेंट पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर हो गया, है ना, जैसे बृहदेश्वर के मंदिर हो गए, है ना। तो जो भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है वास्तुकला के क्षेत्र में, तो उनकी लोकेशन से प्रश्न एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो वो तो आपको क्या है कि अब रटो या फिर उनको कैसे भी याद रखो, वो याद रखनी ही पड़ेगी। वहां पर ऐसा समझने का कुछ नहीं है। हाँ, मैं जरूर आपको बताऊंगा एक बार, लेकिन वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आगे वाली क्लासेस में हम जल्दी ही इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब एक और चीज, बच्चे जो बोलते हैं कि सर जल्दी करवा दो ताकि फिर हमको रिवीजन भी करना है, तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट आपसे कि मैं पूरा प्रयास यही करता हूँ कि क्लास में ही आप इतना अच्छा समझ लो कि आपको रिवीजन की आवश्यकता, मतलब रिवीजन तो करना ही है, लेकिन रिवीजन जो है आपका वो कम समय में हो जाए, क्लास में ही आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपसे यही
उम्मीद और आशा करूंगा कि भाई अभी तक हम जितना ही पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको पढ़ते चले, रिवीजन उसका करते चले, है ना, बात के लिए चीजों को न छोड़े, है ना, क्योंकि कभी हम थोड़ा 15 तारीख तक भी हम पहुंच गए आप, तो फिर आपको क्या हो कि मतलब स्पेशल समय की जरूरत ना हो, चीजें आप हाथों हाथ जो है पढ़ते रहे, हाथों हाथ इनका रिवीजन करते रहें। छोटी छोटी क्लास ही मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग क्लास न लगे, है ना, क्योंकि लंबी क्लास होगी तो एक 30 40 50 मिनट के बाद जो है स्टूडेंट इंटरेस्ट लेना थोड़ा कम कर देता है। ये एक मनोवृत्ति है हमारी, है ना, चाहे मूवी हो कोई भी हो, XYZ, है ना, हमारा दिमाग कुछ समय के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस थकान जो है वो महसूस करने लगता है। तो छोटी क्लास इसीलिए लेता हूँ ताकि आप पूरे इंटरेस्ट से लें और आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप हाथों हाथ रिवीजन करते रहें ताकि बाद में आपको इसके लिए समय खर्च ना करना पड़े, कम समय में ही आपका काम हो जाए। टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहें तो टेस्ट सीरीज मोबाइल एप्लीकेशन में, जो आगाज इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें हमने हर यूनिट के एक एक टेस्ट, मतलब 10 टेस्ट तो यूनिट टेस्ट है और 10 आपके FLT है, मतलब टोटल जो है वो 20 टेस्ट है। तो वो टेस्ट भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, आपको मोबाइल एप्लीकेशन में 20 टेस्ट मिल जाएंगे, है ना, तो आप उन टेस्ट को भी वहां से परचेज करके टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 49 रुपीज हमने प्राइस रखा है टेस्ट का, 49 रुपीज, मतलब 50 रुपए में आपको 20 टेस्ट दिए जा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से देखें तो 2.5 रुपए का एक टेस्ट है ना। और ये चार्ज भी सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि ताकि टाइपिंग करने वाले को भी पैसा देना होता है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पर टेस्ट बनाने में जो खर्च होता है, तो बस उसी खर्च को आपसे लिया जा रहा है। बाकी यहाँ कमाई का कोई उद्देश्य हमारा नहीं है ना, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो कम से कम पैसों में, मतलब जो हमारी लागत है उस लागत में ही बच्चे जो है टेस्ट दें। टेस्ट में हमने ये ऑप्शन भी दिया है कि आप टेस्ट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना, आप PDF डाउनलोड करके बोले उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, है ना, ये भी ऑप्शन है। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।